तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। सबसे पहले सबसे तेज एग्जाम एनालिसिस। आज के जो प्रश्न है वो हमें भेजे हैं विवेक, मोहित अवस्थी और श्रीकर जी ने। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर अपने नाम के साथ में जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। चलिए सीधे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लगातार हम एग्जाम एनालिसिस आपका करवाने हैं वाले हैं। बिल्कुल लास्ट दिन तक लगातार एग्जाम एनालिसिस हम आपका करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। जीके, जीएस, करंट अफेयर, साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी सबके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो आज का पहला प्रश्न है नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा, यह आपसे पूछा गया था। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग का फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देते हैं। देखिए, तो नीति आयोग का पूरा नाम बात करें हिंदी में इसे हम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार के द्वारा एक कार्यकारी आदेश पारित किया गया, जिसके माध्यम से योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो भाई योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है और यह इसका पदेन अध्यक्ष होता है। सर पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या है? तो पदेन अध्यक्ष का मतलब है कि इनका कोई चुनाव नहीं होगा। जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग के अध्यक्ष बन जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एक समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो एक समान सिविल संहिता का वर्णन अनुच्छेद 44 में किया गया, आर्टिकल 44 में किया गया है। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे हम यूसीसी कहते हैं, देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान एक बराबर कानून बनाने की वकालत करती है। आसान भाषा में बताया जाए तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए कानून एक समान होगा और यह जो आपकी संहिता है ये संविधान के अनुच्छेद 44 में बताई गई है। यह सबसे पहले कहाँ पर लागू हुई थी, आगे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले ये जो है गोवा में लागू हुई थी और लेटेस्ट बात करते हैं तो अभी हाल ही में उत्तराखंड में इसको लागू किया गया है। तो करंट अफेयर का प्रश्न बन जाएगा कि अभी हाल ही में किस राज्य में यूसीसी को लागू किया गया है। तो वह आपका उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। अब कुछ लोगों ने पानीपत का द्वितीय युद्ध भेजा है, कुछ ने तराइन का भेजा है। आपके एग्जाम में कौन सा आया था कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिलहाल बता दें तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। चलिए पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज तृतीय यानी जिसे हम पृथ्वीराज चौहान कहते हैं वह मोहम्मद गौरी के मध्य में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। पृथ्वीराज चौहान को ही राय पिथौरा भी कहा जाता है। याद रखना, एक बार एसएससी जीडी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 1192 में यह युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर है। कौन सी नदी पर? सतलुज नदी पर। चलिए भाखड़ा नागल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दें, क्योंकि आगे यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इस बांध का शुरुआत 1946 में जो है इसका बनना शुरुआत हुई थी इसकी। 1948 में बांध बनना शुरू हो गया था और 17 नवंबर 1955 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में कंक्रीट के द्वारा इस बांध का निर्माण किया गया था। तो पूरा कब हुआ? तो 17 नवंबर 1955 को यह पूरा हो गया था और यह जो बांध है वो आपका सतलुज नदी पर बना हुआ है, जो कि बिलासपुर जिले में बना हुआ है। कहां पर? बिलासपुर जिले में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस गायिका या गायक को सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था। तो एमएस सुब्बलक्ष्मी को सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका कौन है? तो श्रीमती एमएस सुब्बलक्ष्मी है। यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, या फिर कनक रेले का संबंध किस नृत्य से है। अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने पूछा है कि भाई मोहिनी अट्टम किस किस राज्य का है, और कुछ ने भेजा कनक रेले का संबंध किस नृत्य से है। तो जो भी प्रश्न आया है तो देखिए पहले का आंसर हो जाएगा केरल। जो मोहिनी अट्टम नृत्य है वह केरल से संबंधित है, और जो कनक रेले हैं कनक रेले का संबंध मोहिनी अट्टम नृत्य से है, ठीक है। दोनों प्रश्न आपके हम यहाँ पर कवर करा दिए हैं। चलिए कुछ जानकारी देखिए कनक रेले के बारे में।
तो कनक रेले एक भारतीय नर्तकी, कोरियोग्राफर और एकेडमिक हैं जिन्हें मोहिनीअट्टम के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। तो हो सकता है यही पूछा गया हो कि कनक रेले का संबंध किस नृत्य से है, तो सही आंसर मोहिनीअट्टम होगा। तो इसी को लेकर के बच्चे ने भेज दिया सर मोहिनीअट्टम से एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपका कनक रेले वाला प्रश्न ही पूछा गया होगा। बाकी इनके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है कि ये कहाँ की रहने वाली थी, वो सब हमारे मतलब की नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक शहनाई वादक है, यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां दिए थे, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन से संबंधित हैं और ये महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इन्हें जो है बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। इनका जन्म डुमरांव बिहार में हुआ था। सन 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, वह तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहली कौन थी, एम एस सुब्बालक्ष्मी, और तीसरे कौन थे, तो तीसरे जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसे हम पीएमजेडीवाई कहते हैं, हो सकता है आगे फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए आगे के एग्जाम में। इसको 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को बेसिक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है जिनकी पहुंच बैंकिंग सेवाओं तक नहीं है। कब शुरू की गई? 28 अगस्त 2014 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना और अपने प्रश्नों को जरूर भेजना। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस जैसे ही सेकंड शिफ्ट छूटती है तुरंत हम लेकर के आने वाले हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो कुल 72 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न बनेंगे। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, कब स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी, कौन से कॉलेज में हुई थी। तो सारी जानकारी एक साथ हमने आपको दे दी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत की आज़ादी के समय म्यांमार का राष्ट्रपति कौन था? थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी प्रश्न पूछा है। तो म्यांमार के जो पहले राष्ट्रपति हैं आंग सान सू की, यही भारत की आज़ादी के समय म्यांमार के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीपीएसपी को किस देश से लिया गया है? तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया है। किस देश से? आयरलैंड से लिया गया है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दें। देखिए, तो संवैधानिक प्रावधान भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में है। जो डीपीएसपी का वर्णन है वो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे हम डीपीएसपी कहते हैं, वे अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल है। वे आयरलैंड के संविधान से उधार लिए गए हैं, जबकि आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से उधार लिया था। तो आयरलैंड ने स्पेन से लिया और हमने आयरलैंड से लिया, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 226 देश के उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों या किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन के लिए प्रवर्तन क्षेत्र के भीतर रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। आपका आर्टिकल 226। आगे बढ़ते हैं। शांति निकेतन को कौन से क्रम की हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो भारत की 41वीं हेरिटेज साइट जो है वो शांति निकेतन को घोषित किया गया है। देखिए, तो एक ट्वीट में श्री रेड्डी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो ये कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है शांति निकेतन, जिसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। और ये भारत का 41वां विश्व धरोहर है। कौन सा? 41वां विश्व धरोहर स्थल है। भारत विश्व धरोहर सूची में 6वें स्थान पर है। ठीक है, तो जितने भी विश्व में विश्व धरोहर हैं उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 6वां है। इसके अलावा होयसल के पवित्र समूहों को भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा 41वें क्रम का विश्व धरोहर स्थल है शांति निकेतन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अभी आपको हिंदी के बारे में बताएंगे। मैथ के 2-3 प्रश्न भी हमको मिल गए हैं, तो मैथ के डायरेक्ट प्रश्न भी आपको बताने वाले हैं। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो भाई उत्तराखंड से अलकनंदा नदी निकलती है। उत्तराखंड में कहाँ से निकलती है? तो आइए देख लेते हैं। तो अलकनंदा नदी का उद्गम उत्तराखंड में सांतोपत और भागीरथ ग्लेशियरों के संगम पर होता है। यह तिब्बत से 21 किलोमीटर दूर भारत के माड़ा में सरस्वती नदी की सहायक नदी से मिलती है। ठीक है, अपन को सिर्फ इतना देखना है कि कहाँ से निकलती है। तो ये उत्तराखंड के सांतोपत ग्लेशियर से निकलती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है, ये आपको याद रखना है। हॉकी से संबंधित है रंगास्वामी कप और यह 1928 में शुरू किया गया था। तो ये आपका जीके जीएस करंट अफेयर होगा। इसके अलावा बता रहे हैं कि जो है आपका सदिश और अदिश राशि से भी प्रश्न पूछे गए थे। तो भाई सदिश और अदिश राशि को भी आपको अच्छे से देख करके जाना है। बिरजू महाराज से एक प्रश्न पूछा गया था कि बिरजू महाराज कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो बिरजू महाराज कहाँ हैं? कथक नृत्य से संबंधित हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का मुख्य नृत्य है कथक। ये भी आपको देख करके जाना है। ये अभी-अभी व्हाट्सएप पे प्रश्न आ रहे हैं, तो हमने ये दोनों प्रश्न आपको बता दिए हैं। अब चलिए बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में आज सांख्यिकी से 2 प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा था 3900 को ए, बी और सी में 1/4, 1/2 और 1/3 के अनुपात में बाँटने पर सी को कुल कितने रुपए मिलेंगे? तो इसको आपको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 500 विक्रय मूल्य वाली 2 वस्तुओं में एक को 10% लाभ और दूसरी को 10% हानि पर बेचा जाता है। कुल लाभ तथा हानि आपको बतानी है कि कुल कितना लाभ और हानि हुई है, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बेईमान दुकानदार से आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं। सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 प्रश्न पूछे हैं। सीआई एसआई से एक प्रश्न आया था, एक सीआई का प्रश्न था और एक एसआई का प्रश्न था। बाकी 2D और 3D से भी एक प्रश्न आए हैं, जिनमें 3D में बेलन का पूछा गया था एक प्रश्न और 2D में आपका सर्कल का एक प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आपका चोर पुलिस वाला पूछा गया था। 2 प्रश्न एवरेज से पूछे थे। सर्कल में पूछा था कि 7 सेंटीमीटर रेडियस देकर के सर्कल का क्षेत्रफल पूछा गया था। तो ये आपका मैथ का पूरा सिस्टम बन गया है। ज़्यादा आप एडवांस की ओर मत भागिएगा, अर्थमेटिक से ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो डाइस से एक प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न आपका कुछ इस तरह से आया था कि 37 का संबंध जिस तरह से 119 से है, उसी तरह से 27 का संबंध किससे होगा? तो ये आपको सॉल्व कर लेना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। आगे बढ़िए। अगला है देखिए, सीरीज से आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें एक प्रश्न सीरीज का कुछ इस तरह से था कि 65 के बाद में 132, फिर 269, 548, अगला कौन सा होगा? ये भी आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बाकी गणितीय संक्रियाओं से 2 प्रश्न पूछे गए थे, यानी प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो इससे आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे। सिटिंग अरेंजमेंट से भी एक प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन से पूछा गया था। कथन और निष्कर्ष से भी 2 प्रश्न आपके पूछे गए थे। चलिए हिंदी की बात करते हैं। देखिए, तो हिंदी में देखिए पर्यायवाची आपका पूछा है। कमल, सूर्य और पर्वत का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था। 3 पर्यायवाची आज आपसे पूछे गए हैं। उसके बाद में विलोम शब्द 2 पूछे गए हैं, जिनमें से एक विलोम शब्द हमें पता चला है कि भाई अनुलोम का विलोम क्या होगा, यह आपसे पूछा गया था। वहीं पैराग्राफ की बात करते हैं तो 5 प्रश्न आपके सीधे हिंदी के पैराग्राफ से 5 प्रश्न पूछे गए हैं और बड़ा सिंपल लेवल का पैराग्राफ था, आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते थे। और क्रिया विशेषण के 2 प्रश्न आपके आज क्रिया विशेषण के पूछे गए हैं। तो क्रिया विशेषण के भी 2 प्रश्न पूछे गए, क्रिया विशेषण देख करके जाना है आपको। वही मुहावरे की बात करते हैं, 2 मुहावरे आपके पूछे गए हैं, जिनमें से एक पूछा है ठिठक जाना। ठिठक जाना का अर्थ होता है रुक जाना, ठीक है। अगला एक शब्द जो पूछा जाता है ना, कई वाक्यों के लिए एक शब्द, तो उसमें एक पूछा गया था जहाँ पर देवता निवास करते हैं, एक शब्द में बताइए कि उसे हम क्या कहेंगे। उसके बाद में बात करते हैं तो वाक्य शुद्धि के आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं। 2 प्रश्न आपके वाक्य शुद्धि के भी पूछे गए हैं आज के एग्जाम में, और एक प्रश्न आपका लोकोक्ति का भी पूछा गया है। तो ये कुछ इस तरह से आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट का। अगर लेवल की बात करते हैं तो काफ़ी सिंपल से लेकर के मॉडरेट हम मान सकते हैं। जो मैथ रीजनिंग है, मैथ थोड़ा सा मॉडरेट था, बाकी हिंदी आपकी बिल्कुल सिंपल थी, ठीक है। जीके जीएस भी थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की आपकी पूछी गई थी। करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि 2024 और 23 का करंट अफेयर नहीं पूछा गया है। तो 2023-24 के करंट अफेयर के पीछे आपको नहीं भागना है। जिनका आगे एग्जाम है, जैसे जैसे एग्जाम पैटर्न बदलता जाएगा या जो भी परिवर्तन होता जाएगा, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। इसके बाद में सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एलसीएस, फिर थर्ड शिफ्ट का, फिर फोर्थ शिफ्ट का। बस आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो तो ऊपर जो नंबर दिया गया है उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करके जितने भी प्रश्न आपको याद रहे अपने नाम के साथ में सेंड कर देना है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास में जिनका आगे एग्जाम है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आपको जरूर दबा लेना है। और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ 24 घंटे बाद आपको इसकी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और अपने प्रश्नों को जरूर सेंड करना। और इंतजार कीजिए, बस जैसे ही सेकंड शिफ्ट छूटती है तुरंत आपके लिए हम सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस लेकर के आने वाले हैं। तो जल्द ही मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।